तो सबसे पहले आज ये वाला क्वेश्चन है, ये एक आउटलाइन है, बेसिकली एक टॉपिक है, एसे का टॉपिक कह लें इसे, ठीक है। मॉक में आया हुआ था एसे का टॉपिक, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, आप लोगों ने बहुत देखा होगा इस तरह का सवाल कि चेंजिंग डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ इस तरह की चीज़ ना, और साथ में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो ये बहुत कॉमन है, इनफैक्ट इस दफ़ा पेपर्स के अंदर भी 2022 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का। तो खैर, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, तो आप देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी आप साथ साथ चीज़ें देखते हैं। इसमें बहुत सारी आपके पास नॉलेज हो, डेवलपमेंट्स आपको पता हो, तो आप ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। अच्छा, देखते हैं हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले ये है कि एक डायमेंशन आपने उसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले तो इंट्रो आ गया ना, वो तो ऑब्वियस है, वो तो आपने लिखना ही लिखना है। तो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ वैसे स्किप कर दिया, लेकिन उसमें ओवरव्यू आपको देना होगा पूरी डायनामिक्स का जो आपने आगे किया। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स मैंने ऐड की हुई हैं, बुक्स के रेफरेंसेस, चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से जो जो आपको याद हो, जितना याद हो, वो आपने ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे शुरू किया कि वर्ल्ड ऑर्डर एंड चेंजिंग डायनामिक्स। पहले तो मैंने ये स्टांस लिया कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर एंड चेंजिंग डायनामिक्स है क्या, मतलब बात क्या हो रही है, कैसे चेंज हो रहा है, बाद में उसको बताएंगे चेंज कैसे हो रहा है, पहले तो ये बताएं वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले ये हेडर ये है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मैं बात क्या करूँगा कि वर्ल्ड ऑर्डर ये होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़, बेसिकली कंस्ट्रक्शन हाउ स्टेट्स आर परसीविंग दी वर्ल्ड डायनामिक्स। स्टेट्स जैसे परसीव कर रही होती है ना, वो आपका वर्ल्ड ऑर्डर होता है। अच्छा, अब ये इसके अंदर मैं रेफरेंस ये दूंगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स होता है, रूल्स एंड आइडियाज़ का जो एक कंस्ट्रक्शन होती है ना, वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो। अच्छा, अब वर्ल्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्या बताऊँगा, मैं किसके रेफरेंस से कौन सी डेफिनेशन दूंगा, मैंने बुक का रेफ़र किया, वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर। अब हेनरी किसिंजर ने बोला था कि वर्ल्ड ऑर्डर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक जो बिग पावर्स होती है ना, वो कंस्ट्रक्ट करती हैं वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, ठीक है पैराग्राफ लिखते हुए अंदर। और दूसरे नंबर पे एक और मैंने बुक मेंशन किया, हालांकि एक रेफरेंस बहुत होता है, अगर आपको याद है, मैंने तो ज़ाहिर एक्सपेंड नहीं किया, इसलिए मैंने 2 लिख दिए। यहाँ पे एक और बुक है, रीजन्स एंड पावर्स। रीजन्स एंड पावर्स बुक है बैरी बुजान और ऑली वीवर की, ऑली वीवर। अच्छा, तो इसमें उन दोनों ने बेसिकली ये कहा था कि डिफ्रेंशिएट किया था किसको, ग्रेट पावर्स, ठीक है, सुपर पावर्स और स्मॉल पावर्स। बेसिकली उसने बताया था इसके अंदर, बुक के अंदर, कि किस तरीके से ये जो है ना, दोनों तीनों होती है स्मॉल पावर, किस तरीके से ये वर्ल्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को। तो बेसिकली ये एक रेफरेंस है, आप इसमें लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ज़ाहिर है आपने अपने हिसाब से करना होता है, जो नॉलेज आपके पास होती है उससे अलाइन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है। इसके बाद दूसरा हेडर ये कि एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर इन हिस्ट्री। मैंने बताया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ वर्ल्ड ऑर्डर का। पहले मल्टीपोलर रहा है, ये ऑलवेज मल्टीपोलर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। कौन क्या किसकी बुक में ये लिखा था, पार्मर एंड पर्किंस की बुक है IR की, उसके अंदर उसने ये रेफ़र किया था कि मल्टीपोलर रहा है शुरू से आपका वर्ल्ड ऑर्डर। पहले एम्पायर्स वॉर करती थी, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गई, उसके बाद फिर आपकी फ्रांस ने डोमिनेट करने की कोशिश की। फ्रांस के डोमिनेट करने के बाद उसको ब्रिटेन, UK जो ब्रिटेन था, वो उसको टैकल करता था विद बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके। तो ये पूरा एक डायनामिक्स है कि किस तरीके से हमेशा पावर्स, वर्ल्ड पावर्स सुपर, मतलब जो ग्रेट पावर्स होती है ना, उन्होंने मल्टीपोलर रखा है वर्ल्ड को, तो उसकी वजह से वर्ल्ड चलती थी। इसी तरीके से फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड हो गई। फिर उसके बाद मतलब ये वर्ल्ड वॉर आपको पता है, एक साइड पे ये भी, इस टाइम पे भी मल्टीपोलर था वर्ल्ड ऑर्डर, और इस टाइम भी मल्टीपोलर था, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर्स हो गई, और एक ग्रेट इंसिडेंट के बाद जाके वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा चेंज होता है। ये भी पार्मर एंड पर्किंस की बुक के अंदर कहा हुआ है कि जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो एक बहुत मेजर इवेंट होता है, या तो वो बायपोलर, मतलब कोई भी पोलर चेंज होता है। जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो उसके लिए कोई बहुत इवेंट बड़ा होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 का आपको पता है लीग ऑफ नेशन में सारी चीज़ें बनी, फिर वो वर्ल्ड वॉर दोबारा चेंज हुआ, और उसके बाद जाके वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर चेंज होने के बाद बायपोलर बन गया। अब बायपोलर के बाद कोल्ड वॉर एंड हुई, कोल्ड वॉर एंड होने के बाद यूनिपोलर हो गया, जो कि US था। अच्छा, अब ये पूरा मैं एक पैराग्राफ के अंदर उसको समराइज करके बताऊंगा। और उसके बाद एक और रेफ़र किया है मैंने, रिचर्ड हास, आपको पता होगा इतना बड़ा ऑथर है ये, एकेडमिक का बहुत बड़ा US के अंदर। उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें
फॉरेन अफेयर्स में 2016 के अंदर, जिसमें उसने ये चीज़ बताई थी कि नो वर्ल्ड ऑर्डर, बेसिकली राइज ऑफ चाइना का जिक्र किया था और सारी चीज़ें। तो ये मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़ मैंने की है यहाँ पे, बेसिक वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और उसका एवोल्यूशन, वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या और उसका एवोल्यूशन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम इसको क्वेश्चन को बिल्ड ऐसे करेंगे कि मैं बताऊंगा कि पहले क्वेश्चन में क्या था कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो मैं आगे बता रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है भाई, कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, कौन से काम हुए हैं जिससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस है, सबको पता है, जो ना लिखे वो तो बेवकूफ़ होगा बड़ा, अगर वो चाइना का जिक्र ना करे इस तरह के सवाल के अंदर, वो भी सबसे पहले इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के थ्रू आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। खैर, यहाँ पे राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री जाइंट। अच्छा, अब इसके अंदर आपको रेफ़र करना है, पूरा पैराग्राफ लंबा करेंगे। मैं यहाँ पे बुक को रेफ़र किया किसकी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंस 1979, ठीक है। इसमें ये जोनाथन हॉल्सेग ऑथर है, उसने ये बोला था कि भाई राइज ऑफ चाइना 3 चीज़ें वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। उसने बोला था सबसे पहले राइज ऑफ चाइना, अच्छा उसके बाद इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो हुआ था, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो आपको पता है 2000 ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 2008 का, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि फॉल इन ऑप्टिमिज्म ऑफ साउथ के अंदर जो एक लेयर आई, वो आई थी ना, ऑप्टिमिज्म आया था ऑफ साउथ का, ऑप्टिमिज्म कि भाई ये भी एडवांस्ड होंगे, ब्रिक्स आपको पता है, ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं कि वो एडवांस हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो डाउनफॉल ही होता चला गया, इंडिया का, ब्राज़ील नीचे चला गया, रशिया डाउनफॉल आ गया। तो इसकी वजह से ये जो ऑप्टिमिज्म, 3 चीज़ें इसने डिफ़ाइन किया आपके वर्ल्ड ऑर्डर को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैंने इसलिए रेफ़र किया है कि यहाँ पे चाइना का जिक्र आएगा इस बुक में। दूसरे नंबर पर जो आर्गूमेंट है वो आपका इसके अब एक आर्गूमेंट के अंदर, एक बात के अंदर मैं मज़ीद 3-4 फैक्ट्स फिगर्स डाल रहा हूँ। आप देखें बुक्स के रेफरेंसेस, किस तरीके से मैं बंदों का, ऑथर्स का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ जिक्र की है कि इनएविटेबल राइवलरी, आपको पता है आर्टिकल था फॉरेन अफेयर्स में, किसका था, जॉन मेशाइमर का, आपको पता होगा। उसने बोला था कि किस तरीके से यूएस की गलतियों की वजह से चाइना का राइज़ हुआ। यूएस ये समझता रहा कि हम चाइना को डेमोक्रेसी के ऊपर लेके आएंगे, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर लाएंगे, ओपन मार्केट की तरफ लाएंगे, जो कि चाइना परसू कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यूएस की गलत फहमी थी कि चाइना टोटल इस तरफ स्विच कर जाएगा, लेकिन चाइना ने कोई स्विच नहीं किया और चाइना अपनी ही पॉलिसी की अथॉरिटेरियन रूल की तरफ चला, 1 पार्टी सिस्टम के अंदर, और उसने इस तरीके से डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी यूएस के ऊपर। जब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है, यूएस ने एक्सेप्ट किया था 2002 के अंदर, ठीक है। तो ये जॉन मेशाइमर अपने पूरे आर्टिकल में बताता है कि अब जो राइवलरी है ना वो इनएविटेबल हो गई है, यूएस की गलती की वजह से चाइना का राइज हुआ है और अब इनकी वॉर हो के रहेगी। ये जॉन मेशाइमर है, मैं आपको पता है डिफेंसिव रियलिज्म का ये डिफेंसिव रियलिस्ट है। अच्छा, ये तो एक आर्गूमेंट हो गया। अब आपने ज़ाहिर है इतना लंबा नहीं लिखना, सबको मैनेज करके ऐसे में लेके चलना होता है। ये तो एक ऐसे का टॉपिक है तो उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकती है बुक का रेफरेंस और ये वाला आर्टिकल। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज़ आती है रशियाज़ असर्टिवनेस एंड द रोल टेकिंग एज अ बिग पावर। असल में बेसिकली सीन ये है कि रशिया के यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद रशिया का डाउनफॉल हो गया, ठीक है। रशिया एक मेजर पावर नहीं रही। तो हुआ ये कि यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूनिलैटरली किया, जियो पॉलिटिक्स को देख के, नेशनल इंटरेस्ट को प्रीटेक्स्ट बना के रशिया ने अटैक किया है और एज अ बिग पावर अपने आप को रिकग्नाइज़ करने की एक उसकी एस्पायरेशंस है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर गैस सेक्शंस उसने यूरोप पे लगाने, बर्न करनी शुरू कर दिया है इसकी नेचुरल गैस। तो ये पूरा आपने ना इस सवाल को एक्सपेंड करके ये आपने मतलब लेके चलना है पैराग्राफ को। इसके बाद तीसरा आर्गूमेंट ये है कि इंडियाज़, ये असल में एक कंट्रोलिंग आइडिया जिसको आपने पैराग्राफ्स के अंदर पूरा लिखना है। इंडियाज़ इंडिपेंडेंट एंड हेजेमोनिक बिहेवियर, इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बिहेव कर रहा है और हेजेमोनिक बिहेवियर उसका रीजन के अंदर। अब ये आर्गूमेंट जब आप डेवलप कर रहे होंगे आगे, आप बताएंगे कि इंडिया परचेज़ कर रहा है ऑयल रशिया से भी और ईरान से भी चीप रेट्स के अंदर, यूएस की सैंक्शंस के बावजूद, ठीक है। तो ये एक बहुत रेलेवेंट आर्गूमेंट है कि कोई अब इंडिया भी यूएस की बात नहीं मान रहा, ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, आगे आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था, जो यूएस कहता था वो आपको मानना ही होता था। अच्छा, इसके बाद दूसरा आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे दिया है कि ब्लैटेंट वायोलेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत इंडिया वायोलेशंस कर रहा है कश्मीर के अंदर,
ठीक है। अब ये चीज़ यूएन ने भी हाईलाइट की है कि ये कर रहा है इस तरीके से आपका बिलेटरल, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सक रहा, फिर भी वो करता ही जा रहा है आपका इंडिया वायोलेशंस। तो अल्टीमेटली कहना ये चाह रहा हूँ कि जो वो बिहेवियर करना चाह रहा है वो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। तो ये एक आर्गूमेंट है कि कैसे आपकी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। ये स्टेट्स जो है ना तीनों, ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी अपना रही है, कोई ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चल रहा कि जिनको ये फॉलो कर रही हो। वैसे वर्ल्ड ऑर्डर है ना जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आपका स्टेट्स की सैंक्शंस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो ये 3 बातें हो गई। चौथा आर्गूमेंट ये है कि रशिया, चाइना, ईरान ट्रायड। अब ये जो एक आर्गूमेंट है ना, ये बेसिकली फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक आर्टिकल था, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ये आर्गूमेंट बिल्ड किया है कि तीनों का ना एक ट्रायड बनने लगा है, रशिया, चाइना और ईरान का, ठीक है। क्योंकि तो आप लोगों को पता है कि रशिया यूएस की राइवलरी चल रही है, ईरान यूएस की तो पहले से चल रही है, चाइना और यूएस की भी वर्ष की, तो ये तीनों कन्वर्ज कर रहे हैं एक चीज़ के ऊपर। तो आप इस तरीके से डायग्राम, ज़ाहिर है ऑब्वियसली ऐसे में तो नहीं बनाएंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक में आएगा तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपने ये बताना है कि चाइना ईरान ने डील कर ली है $400 बिलियन की 2021 के अंदर फेब में, ठीक है। फिर आप बताएंगे रशिया ईरान की कन्वर्जेंस हो रही है, सब मिलिट्री की सपोर्ट कर रहा है ईरान यूएस को, किसके अंदर, ड्रोन की सपोर्ट की है उसने, और मिलिट्री सपोर्ट की है यूक्रेन वॉर के अंदर। तो ये पूरा आर्गूमेंट, अब ये पूरे 3-3 सेपरेट पैराग्राफ भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा वो ही इनकॉर्पोरेट करेगा चीज़ें, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जो जहन में आ रहा था, जो आर्गूमेंट बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप एक भी आपको जहन में आ जाए ना तो आप लिख सकते हैं। खैर इसके आगे चाइना रशिया कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनकी पूरा एक उनका ना स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन चल रही, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने एफिलेट किया कि भाई हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अंदर पुतिन रशिया मीटिंग्स थी, एससीओ के अंदर मीटिंग की, इन्होंने यूक्रेन सपोर्ट की कॉल की अभी रिसेंटली, और पुतिन मीटिंग हुई थी फेब 2022 के अंदर ओलंपिक गेम्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पाइपलाइन का इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इन्होंने बिजनेस के एग्रीमेंट्स किए हैं। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट ये बता रहा है कि भाई रशिया, चाइना, ईरान का एक ट्रायड बन रहा है एशिया वाले रीजन के अंदर। अच्छा, अब एक और आर्गूमेंट इसके बाद नेक्स्ट ये है कि डिक्लाइनिंग यूएस इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड, यूएस इन्फ्लुएंस कब कम होता जा रहा है। इसका आर्गूमेंट ये है कि अफगान विड्रॉल किया इन्होंने, आपको पता है अगस्त 2022 के 15 तारीख को अफगान तालिबान ने टेक ओवर भी कर दिया था, ठीक है। फिर फॉरेन अफेयर मैगजीन में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था, जो भी ऑथर था उसने बताया था कि जो रोग स्टेट्स हैं ना, उन्होंने एशिया की स्टेट्स को कहा था रोग स्टेट्स, एशियन स्टेट्स, जो स्मॉल स्टेट्स हैं ना वो भी एक काम कर रही हैं। इसको एक और ऑथर है आपका, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जोनाथन होल्सहैग, जोनाथन होल्सहैग, इसने बेसिकली कहा था कि ये स्टेट्स क्या कर रही हैं, हार्ड हेजिंग। हार्ड हेजिंग का मतलब होता है कि स्टेट्स अपना बेनिफिट्स देख रही हैं, जिस जगह से उनको बेनिफिट्स मिल रहा है ये उस तरफ जा रही हैं, यूएस से मिल रहा है या चाइना से मिल रहा है, ये कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, ठीक है, ब्लॉक पॉलिटिक्स को निगेट कर रही हैं, सही है। तो इस तरीके से ये आपने ये वाला आर्गूमेंट ये आप बिल्ड कर सकते हैं। रोग स्टेट से उन्होंने कहा था कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा अपना यूएस की वर्ल्ड ऑर्डर को। इसके बाद एक और आर्गूमेंट ये है कि यूरोपियन स्टेट्स डाइवर्जेंस विद यूएस। अब यूरोपियन स्टेट्स भी यूएस की बात नहीं मान रही, वो ये बोल रही हैं, आप लोगों ने आर्गूमेंट देखे होंगे कि भाई ईयू को ना आप यूएस ने छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया है इन यूक्रेन वॉर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है आर्गूमेंट कि इटली और जर्मनी ने अपोज किए हैं सैंक्शंस रशिया की, क्योंकि उनकी ऑयल डिपेंडेंस है, गैस की डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, ठीक है। दूसरा आर्गूमेंट ये कि फ्रांस की एग्रेसिव है ऑकस के ऊपर, ऑकस वाला जो बनाया है इन्होंने, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ने एक अपना न्यूक्लियर सबमरीन देने का वो बनाया, उसके ऊपर मतलब एग्रीमेंट किया, और एक क्वाड वो एक बन रहा है, इनका अलायंस बना है, जिसके अंदर फ्रांस ने एग्रेसिवनेस, फ्रांस ने एक अपना वो भी शो कराई है कि भाई ये मतलब गलत चीज़ आपने क्यों, किस तरीके से एग्रीमेंट ख़राब हुआ, आपको अलग कहानी है पूरी ऑकस के अंदर, आप देख लेना। तो ये आप आर्गूमेंट यहाँ देंगे। फिर बताएंगे कि जर्मनी ने अपनी एस्पायरेशंस शो किए हैं कि वो इंडिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स चाहता है, फोर्स क्योंकि इन लोगों की नहीं है ना, ईयू को प्रोटेक्ट करता है, आपका ये यूएस प्रोटेक्ट करता है, तो ये इंडिपेंडेंस फोर्स बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आर्गूमेंट हो गया। इसके बाद यूरोप, कैसे यूएस और यूरोप के दरमियान कैसे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। इसके बाद आप एक और मिडल ईस्ट का जिक्र करेंगे। अब आपने ज़ाहिर है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के डायनामिक्स को बताने कि किस तरीके से चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने शुरू में किसको जिक्र किया, चाइना का किया, रशिया का किया, इंडिया का किया, उनका एक ट्रायड ईरान को भी उसमें लेके आया हूँ। फिर डिक्लाइनिंग यूएस का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है ये बताया है, यूरोपियन यूनियन और यूएस का डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मिडल ईस्ट का भी मैंने जिक्र किया कि न्यू बॉल गेम बन रही है मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट के अंदर आपने देखा होगा अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं जो पहले हुए हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है। अब
हुआ ये कि ये लोग चल रहे हैं रीजनल पॉलिसी के ऊपर, रीजनलिज्म, ये लोग चल रहे हैं रीजनलिज्म की पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर एक इन्होंने ट्रायड बनाया है, ये तीनों I2 U2 के अंदर, जिसमें I2 इंडिया है, इंडिया, इसराइल, UAE और और US, ठीक है। अब ये इन्होंने I2 U2 बनाया है जिसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर, और UAE की जो MBZ है, मोहम्मद बिन ज़ियाद हैं, पता नहीं कौन से। अब KSA का जो है सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान है, वो तो रीजनल इंटीग्रेशन के विजन को लेके चल रहे हैं। 2030 का विजन भी है, आपको पता है, KSA का, वो लेके चल रहे हैं। फिर इस तरह कतर और KSA ने अपना एटीट्यूड टुवर्ड US बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल इन्होंने रॉग स्टेट्स वाला अपना लिया है कि इन्होंने US बाइडन का विज़िट था ना इस तरफ, KSA का विज़िट, उसके अंदर साफ साफ MBS ने मना कर दिया कि वी आर नॉट इन्हांसिंग और प्रोडक्शंस ऑफ ऑयल एंड गैस, ठीक है, कि हम लोग को जो डिसीजन होता है ना वो ओपेक कंट्रीज़ लेती हैं और हम लोग इसको कोई चेंज नहीं करने वाले। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि न्यू डायनामिक्स आ रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद लास्ट आर्ग्यूमेंट इस मामले में कि मैनिफेस्टेशंस क्या हो रही हैं, कैसे चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक मैनिफेस्टेशन एशियन स्टेट्स आर प्लेइंग अंडर SCO टेबल। अब एशियन स्टेट्स एक न्यू बिल्कुल डायनामिक्स में जा रही हैं। आपने देखा होगा कि कैसे इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन्होंने एब्सटेन किया है UNSC के अंदर ओवर यूक्रेन के मामले के अंदर, मतलब अल्टीमेटली रशिया के साथ स्टैंड किया है, और रशिया भी इस तरफ वो कन्वर्जेंस दिखा रहा है एशियन की तरफ, सही है। अच्छा, एशियंस के अपना एशिया चाह रहा है कि सेल करे अपनी, रशिया चाह रहा है सेल करे ऑयल और गैस के रिजर्व्स को, क्योंकि उधर से तो वेस्ट की पाबंदी लगती जा रही है। तो ये लोग एक रीजनलिज्म की पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, एशियन स्टेट्स की तरफ, एशियन कनेक्टिविटी की पॉलिसी, ठीक है। और इसके अंदर CAR's विजन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, CAR सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, जिसके अंदर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के विज़िट्स आए हैं, पाकिस्तान के उनके जो मिकाइल है उनका एक कोई इसका उज़्बेकिस्तान का PM, तो उसने बहुत विज़िट्स किए पाकिस्तान के इधर उधर सारे, रशिया वाली साइड पे, चाइना के। तो ये रीजनल इंटीग्रेशन की एक पूरी पॉलिसी लेके चल रहे हैं कौन, ये आपके एशियन स्टेट्स इस वाली साइड की। तो ये तो हो गया आपका पूरा कि मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। मैनिफेस्टेशंस हमने देखी कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पे। अच्छा, पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि करंट डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस ऑफ द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। वो देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देख लें, ये ही इसके साथ ही अटैच है। उसमें हमने करंट मैनिफेस्टेशंस देखी थी, पूरी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। हल्का सा रिकैप ये है कि उसमें मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले चाइना फैक्टर था कि उसका राइज कैसे चैलेंज कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को, रशियाज़ असर्टिवनेस, रशियाज़ अटैक, रशियाज़ एस्पायरेशंस। दूसरी चीज़ थी तीसरे नंबर पे इंडियाज़ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड हेजेमोनिक बिहेवियर डिमेनर्स इंडिया के। उसके बाद चौथे नंबर पे 3 का ट्रायड देखा था हमने, ईरान, चाइना, रशिया वाला, कि किस तरीके से वो एक मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद US का इन्फ्लुएंस किस डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग US इन्फ्लुएंस। इसके बाद यूरोपियन स्टेट्स डाइवर्जेंस विद द US, एंड नेक्स्ट इज़ न्यू बॉल गेम इन मिडल ईस्ट, कैसे मिडल ईस्ट इज़ इवॉल्विंग एंड परसुइंग द पॉलिसी ऑफ द रीजनलिज्म। इसके बाद हमने एशियन स्टेट्स आर प्लेइंग दी, मतलब कैसे वो अंडर SCO के टेबल पे खेल रही हैं और किस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सारे डायनामिक्स के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या हो सकती है। पाकिस्तान की पॉलिसी में सबसे पहला आर्गूमेंट ये है कि भाई पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी रखी थी इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने रखा था शिफ्ट इन जियो इकोनॉमिक्स टू जियो पॉलिटिक्स, शिफ्ट टू जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स। तो ये इसकी थोड़ी सी चेंजिंग है यहाँ पे, टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट किया पाकिस्तान ने। अच्छा, ये पूरी पॉलिसी हमने देखा कि 2021-2022 के अंदर हमारी यही पॉलिसी चलती रही। इसके आर्गूमेंट में आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, NSP का बताएंगे। जनवरी 2022 के अंदर आया था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और इस्लामाबाद डायलॉग हुआ था, ये जो हमारा जिसको मार्गेला डायलॉग कहते हैं आप, ठीक है, मार्गेला डायलॉग 2021 में हुए थे। उससे ये पॉलिसी आई थी, जियो इकोनॉमिक्स का विजन आया था, ठीक है। तो वो आप यहाँ बताएंगे। और इसके आगे दूसरी मैंने एक बुक जिक्र यहाँ पे की हुई है, 2 बुक्स का मैंने बेसिकली नाम जिक्र किया हुआ है। एक है वॉर बाय अदर मीन्स, और दूसरी बुक है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। इसका तो आपने सुना होगा, पॉल कैनेडी की ये बुक है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आर्गूमेंट जो यहाँ पे मैंने उस आर्गूमेंट को लेना है ना, वो ये लेना है कि
फॉल एंड राइज ऑफ ग्रेट पावर्स जो होती है ना, इस टोटली डिपेंड करती हैं स्टेट के यूजेज ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज से मुराद है इकोनॉमिक्स, किस तरीके से इकोनॉमिक्स के यूज़ किया जाएगा, स्टेट्स यूज़ करती है। और दूसरा वॉर बाय अदर मीन्स के अंदर भी इन्फ्लुएंस किया गया, फोकस किया हुआ है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, कि जियो इकोनॉमिक्स इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट्स दैट मस्ट बी परस्यूड विद जियो पॉलिटिक्स, कि जियो पॉलिटिक्स आपको हेल्प करता है जियो इकोनॉमिक्स को अचीव करने के लिए। ये आर्गूमेंट इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आप एक भी आर्गूमेंट देते हैं तो आपका मतलब आपका आर्गूमेंट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज ज़्यादा हो, आपको याद आ रहा हो पेपर के अंदर कि क्या किस तरीके से आपको आर्गूमेंट पैराग्राफ को बिल्ड करना है, तो आप दो भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पेपर के अंदर इशू ये हो जाए कि ऑन स्पॉट राइटिंग होती है और आपको चीज़ें याद नहीं आ रही होती, तो ये इशू होता है। खैर ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला आर्गूमेंट ये है कि टेंडेंसी टूवर्ड्स चाइना, कि वी हैव टू पुट और प्रेडिलेक्शन टूवर्ड्स चाइना, ठीक है, कि हमें रुझान अपना किस तरफ रखना है, चाइना के ऊपर रखना है, टिल्ट हमें चाइना की तरफ रखना है, क्योंकि हमारा चाइना के साथ ताल्लुक़ है कल्चरल, नेवल, हमारा कल्चरल, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, हर तरीके से हमारी चाइना के साथ कन्वर्जेंस हो रही है। तो इसके अंदर आर्गूमेंट्स में आप इस आर्गूमेंट को बिल्ड करते हुए आप आगे स्टांस ये ले रहे होंगे कि हमने ताइवान के स्टांस को सपोर्ट किया, जिस दिन ये मसला था हमने उसके अगले दिन आर्गूमेंट फॉरेन ऑफिस ने जारी किया है कि वी आर स्टैंडिंग विद आवर फर्म पार्टनर, हिस्टोरिकली जो हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलाय, जिसको आयरन फिस्टेड फ्रेंड कहते हैं, आयरन फिस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और एक और है कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड, ये सब चाइना के साथ आता है, ठीक है। तो ये आपने लगाना है वहाँ पे पेपर के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर लिख के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बातें करेंगे कि हमने सपोर्ट किया है। दूसरे नंबर पे हम सीपैक का जिक्र करेंगे। सीपैक हमारा लिंच पिन है पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को रिवाइव करेगा ये चीज़। इसके बाद आप लिखेंगे कि कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो जो कन्फ्यूशियस स्कूल है, कन्फ्यूशियस स्कूल KU के अंदर जिसमें अटैक हुआ, वो जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा इशू वाली बात है, लेकिन हमारा ये कन्फ्यूशियस स्कूल कल्चरल एक्सचेंजेस चल रहे हैं, चाइनीज़ लर्निंग चल रहे हैं, इस तरीके से NED यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ सिखाई जा रही है, उसके कोर्सेज़ कंपलसरी हो रहे हैं चाइनीज़ के, ठीक है, ये आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद नेवल शिप्स जो पाकिस्तान ने ली हैं, 8 शिप्स ली हैं, सबमरीन्स बेसिकली सबमरीन्स ली हैं, शिप्स ली हैं, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स चल रहे हैं चाइना के अंदर, अभी भी HEC के ऊपर पड़े हुए हैं कि आप चाइना के ऊपर जा सकते हैं। तो कितने सारी चीज़ें हमारी चाइना के साथ लिंक करती हैं, तो हम वी कांट अफोर्ड टू अबैंडन चाइना, ठीक है। हम अपनी पॉलिसी में चाइना को पीछे कर ही नहीं सकते, और किसी भी पॉलिसी को परसू करते हुए हमने चाइना को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना होगा। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स हो गए कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी लेके चल रहा है, पॉलिसी रिसेंट पॉलिसी है क्या, पाकिस्तान की रिसेंट पॉलिसी बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ तो हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि ग्रोइंग कन्वर्जेंस विद द US इन 2022। अब हम देख रहे हैं कि US के साथ रिवाइवल ऑफ हमारे रिलेशंस हो रहे हैं, रिवाइवल रिलेशंस का रिवाइवल हो रहा है, ठीक है। और वो हम किस तरीके से उसका आर्गूमेंट डेवलप करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्ड होते जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर का बिलावल का विज़िट भी था, ठीक है, बिज़नेस कम्युनिटी का विज़िट था, वहाँ पे पूरी बिज़नेस कम्युनिटी गई थी, मिफ्ता इस्माइल गए हुए थे, ठीक है। अब तो ज़ाहिर चेंज हो गए हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे कि कैसे लिखा। इसके बाद आप लिखेंगे फैटफ रिस्ट्रिक्शन हमारी स्लो गई, फैटफ से एग्ज़िट हो गया पाकिस्तान। तो ये जो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे ना, आपने इसको एक्सपेंड करना है वहाँ पे। फैटफ एग्ज़िट हो गया पाकिस्तान, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ US ही होगा, ऐसे तो आप नहीं लिख सकते। वो आपको सबको पता है कि फैटफ इज़ अ टूल यूज्ड बाय द ग्रेट पावर्स टू कन्विंस इन्फ्लुएंस स्मॉल स्टेट्स। तो ये आप आर्गूमेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब एक ही बात के अंदर आप उसको इस तरीके से बिल्ड करते जा रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं रहा, आपका आर्गूमेंट 100% जस्टिफाई होता जा रहा है। यहाँ पे IMF डील रिवाइव हो गई है, 1 बिलियन हमें मिल गया उसकी वजह से। तो ये सारी बातें इसका ये सबूत हैं कि भाई हमारा US के साथ कन्वर्जेंस ऑफ रिलेशंस वापस रिवाइव हो रहा है इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद अगला आर्गूमेंट है कि नॉर्मलाइजेशन विद रशिया के साथ हमारी पॉलिसी एक नई थी कि पॉलिसी ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, जिसको हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि हम जियो इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसी को लिख के जाना है। इसमें सबसे पहले आप आर्गूमेंट क्या बिल्ड करेंगे, ज़ाहिर है आपको जो बात करनी होती है ना, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। आप बोल देंगे रशिया के साथ हमारे नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, भाई कैसे हो रहे हैं, आप सिर्फ ये थोड़ी लिख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन हो। इसमें आप बात करोगे भाई 2015 में हमारी आर्म डील्स हुई है, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो रही है, उसका नाम है एक प्रॉपर रशिया के साथ, पता नहीं दराबाकू पता नहीं कुछ इस तरह का है, वो हमारी काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो रही है। PM का विजिट था 24 फ़रवरी को जब यूक्रेन पर अटैक हो गया,
शहबाज शरीफ का विजिट प्रेस मीटिंग हुई एससीओ के अंदर, जिसके अंदर ऑफर किए रशिया ने कि हम आपको चीप गैस देते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट बिल्ड होता है आपका इस तरीके से। इसके बाद लास्ट ये है कि अभी मैं करंट पॉलिसी बता रहा हूँ कि करंट पॉलिसी चल क्या रही है। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर ये है कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। कि फेटफ से हमारा रिस्पांस मीटिंग आई है, विजिट हुआ है उनका, और उन्होंने हमें अभी रिसेंट अक्टूबर के अंदर लास्ट में 28 अक्टूबर को हमें एग्जिट भी कर दिया। यूएनओ चीफ आया फ्लड के सिलसिले में, एंटोनियो गुटेरेस, सही है, फ्लड्स की डेवस्टेशन की वजह से, और हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस रिवाइव होने की बातें चल रही हैं। आईएमएफ ने लोन अप्रूव कर दिया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने असिस्टेंस दी है, असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इसके लिए, ठीक है, ईयू ने असिस्टेंस दी है। तो ये सारे आप जिक्र करेंगे यहाँ पे पॉलिसी के अंदर, तो ये सारे आर्गूमेंट जस्टिफाई होंगे। अच्छा, ये तो गया करंट पॉलिसी आपकी क्या चल रही है। इसके बाद अब ये चल रहा है कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं, अक्सर ये पूछा जाता है सवाल के अंदर। तो इसमें आप सबसे पहले ये बताएंगे कि क्या भाई सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि नॉट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन द चेस गेम ऑफ ग्रेट पावर्स एंड बट टू प्ले अ मीडिएटर रोल। हमें वी हैव टू प्ले अ मीडिएटर रोल, पाकिस्तान को मीडिएटर रोल प्ले करने की ज़रूरत है चाइना और यूएस के दरमियान, एज पाकिस्तान हैज़ प्लेड इन रिसेंट 1972 इंसिडेंट्स व्हेन हेनरी किसिंजर को हमने रिपोर्ट किया था सीक्रेट विजिट मिशन के ऊपर, उसको भेजा गया था चाइना के अंदर, एक्सेप्टेंस ऑफ वन चाइना पॉलिसी हुई थी। तो ये पूरा आर्गूमेंट आपने यहाँ पे लिखना है और बताना है कि वी शुड अवॉइड ब्लॉक पॉलिटिक्स, और हमें इस पॉलिटिक्स के अंदर नहीं ज्वाइन करना। पाकिस्तान हैज़ंट सब्सक्राइब टू एनी ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो हमें एम्ब्रॉयड नहीं होना जैसे कि हमारी हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री के अंदर वी हैव फेस डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरीज, और ये सारी चीज़ों के अंदर हमारा अफ़गानिस्तान का इशू हुआ और उसके बाद वॉर और टेररिज्म हुआ। तो वी आर नॉट गेटिंग एम्ब्रॉयल्ड इन फ्यूचर रिगार्डिंग दिस कोल्ड वॉर एंड जो नई गेम आपकी डेवलप होती जा रही है यूएस चाइना के दरमियान। तो ये तो सबसे ज़बरदस्त हमारा आर्गूमेंट स्टांस होगा कि पाकिस्तान को एहतियात करनी है इस मामले के अंदर, कोई ऐसा गलती नहीं करनी, चाइना की तरफ टिल्ट रखना है, यूएस से रिलेशंस रखने हैं इकनॉमिकली, और इस तरह हार्ड हेजिंग करके चलना है। हार्ड हेजिंग का कंसेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आर्गूमेंट इज़ ओवरकम ट्रस्ट डेफिसिट एंड एक्सपैंड रिलेशंस विद द चाइना। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि वी हैव टू show our tilt towards the China in terms of economic, cultural, military exchanges, everything, maritime security, जो कुछ हमारा लिंक करता है ना, we have to align ourselves with the China। इसके अंदर सबसे पहले क्या इशू ये है कि ट्रस्ट को डेफिसिट को हमने कम इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे इशू चल रहा है, दासो अटैक हुआ, KU कन्फ्यूशियस अटैक के अंदर 3 चाइनीज़ मर गए, दासो अटैक में मेरे ख्याल में 4 से 5 चाइनीज़ मरे थे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, अच्छा अब स्लो सीपैक की प्रोग्रेस स्लो हो गई, वो आपको पता है सारा प्रोजेक्ट्स के वो सीपैक अथॉरिटी जो बनी थी उसकी वजह से इमरान खान का जो स्टांस था कि ये इसके अंदर वो मर्कीनेस होती है कि ब्लरी डील्स हैं ये सारी। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना कि उसको हमने ओवरकम करना है और हमने कोलैबोरेशन बढ़ानी है एग्रीकल्चर के अंदर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जो कि आजकल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है मसलाइल फ्लड्स के और सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। तो ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होगा कि किस तरीके से हमने अब शिप्स परचेज़ की हैं, प्लेन्स हमने JF-17 की कोलैबोरेशन चल रही है। तो इस तरीके से हम पूरा आर्ग्यूमेंट डिवाइड करेंगे कि भाई वी हैव टू ओवरकम दी ट्रस्ट डेफिसिट एंड हैव टू अटेन द ट्रस्ट ऑफ चाइना, ठीक है, एज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरा आर्गूमेंट हम ये बिल्ड करेंगे कि अवॉइड अननेसेसरी डिफेंस ऑफ द अफगान तालिबान। हमारा एक सबसे बड़ा मतलब इशू रहा है, पॉलिसी का फ्लॉड पॉलिसी रही है कि वी हैव एग्जेजरेटेड इन डिफेंस ऑफ अफगान तालिबान। हमने एक बहुत ज़्यादा डिफेंस कर दिया अफगान तालिबान का अननेसेसरी। बेसिकली इसमें अफगान पाकिस्तान, ये जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बात की कि भाई उनकी मर्ज़ी वो जैसे लेके चले, ऐसे स्टांस आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। वर्ल्ड के अंदर एक डिप्लोमेसी होती है, वर्ल्ड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट चलता है, आपका फ्री वर्ल्ड है, फ्री एजुकेशन की चल रही हैं, UN की आपके SDGs हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी होती है, तो अननेसेसरी स्टांस नहीं लेना होता किसी भी बात का। तो ये आपको बात करनी है यहाँ पे किस तरीके से नहीं करनी है। हमें बताना है कि स्ट्रेटेजिक बॉर्डर को हमने स्ट्रेटेजिक बैक वाटर को छोड़ना है। स्ट्रेटेजिक बैक वाटर समझ लें, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैक वाटर बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्राइकिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी देख रहे हो, आप उधर स्ट्रेटेजिक
अपना डोमेन देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो वो हमें छोड़ना चाहिए। हम उसको, हमारी जो पॉलिसी फ्लॉड रही है कि हमसे हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते रहे हैं इधर बैठ के अफगानिस्तान के अंदर, इस वजह से हमने डिफ्रेंशिएट ही कभी नहीं किया तालिबान जो TTP और TTA के अंदर। हालांकि अब क्लियर उनके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, हमने सिर्फ ये बोला कि यार वो दोनों अलग चीज़ है। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट मैंने जो आपको बताया, ये फ्लॉड पॉलिसी का, इसको हमने चेंज करना है और तालिबान के साथ मिलके उससे बात करनी है कि टेररिज्म को टैकल करें, TTP के थ्रेट को टैकल करें, EITM के टैकल को थ्रेट को देखें। ये जो चाइना के साथ है, उज़्बेकिस्तान की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS को देखना है, ISIS को देखना है और अलकायदा को देखना है। तो ये सारा जो आर्गूमेंट अफगानिस्तान से रिलेटेड है ना, हमने यहाँ पे उसको बिल्ड करना है कि पाकिस्तान को किस तरीके से स्टांस लेके चलना है फ्यूचर पॉलिसी के साथ। इसके अंदर हमें US के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये 3 आर्गूमेंट हो गए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के। इसके बाद चौथी बात यह है कि फोकस ऑन द रीजनल कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब वही जियो इकोनॉमिक्स का जो हमारा वो था विजन है जियो इकोनॉमिक्स का, तो उसको हमने परसू करना है। यहाँ पे किस तरीके से करना है, उसमें आर्गूमेंट आपने मतलब बिल्ड करना है, आपने पूरी बात बतानी है कि उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ था पाकिस्तान के अंदर Feb 2022 के अंदर। इसके बाद SCO की मीटिंग हुई है सुखसीन का, जिसके अंदर शहबाज शरीफ गए हैं, विज़िट किया है, उन्होंने बात की है, मीटिंग की है चाइना के साथ, ईरान के साथ, ईरान ने ज्वाइन कर लिया SCO को। तो ये पूरा आपने यहाँ पे मैप बनाना है किस तरीके से पाकिस्तान है, मतलब पूरा आप यहाँ पे बिल्ड करके बताएंगे मैप का सारा, SCO, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये सेंट्रल एशियन इधर इंडिया है नीचे, तो ये सारा आपको चाइना वाली बात इधर बतानी है। तो पूरा आर्ग्यूमेंट आपको ज़ाहिर है, ये तो मैंने आउटलाइन बनाई है ना, लेकिन जब आप पूरे सवाल को एक्सपैंड करेंगे तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी डिटेल विद डिपिक्शंस ऑफ द फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारी चीज़ें डालनी होती है आपने। तो ये आपने पूरा आर्गूमेंट बिल्ड करना है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी करेगा, रशिया तक जाएगा, CER तक जाएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान तक जाएगा, ये पूरा आपने इसको बताना है यहाँ पे। खैर, इसके बाद दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक रिलेशंस विद EU एंड यूरोप। हमें GSP+ स्टेटस का ख्याल करना है, ठीक है, हमने उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी, हमने FATF पूरा कर दिया। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर we have to enhance our collaborations and expand our markets in the European Union and US, ठीक है, especially in terms of our exports we have to increase our exports in order to टैकल और ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि मतलब और हमारा जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। हमें सबसे पहले इकोनॉमिक इश्यूज़ को टैकल करने की ज़रूरत है। इसके अंदर आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, अकबर एस जैदी की। तो इस तरीके से यू हैव टू इनकॉर्पोरेट आर्गूमेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, बुक रेफरेंसेस, कोटेशंस, व्हाटएवर यू नो एट द टाइम ऑफ पेपर यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर पेपर्स। सही है। इसके बाद लास्ट आर्गूमेंट आप बिल्ड करेंगे कि गुड रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम आर्गूमेंट के बहुत अच्छा आर्गूमेंट आता है कि ईरान और KSA के अंदर बैलेंसर का रोल प्ले करना है आपने, जैसे कि आप पढ़ें कायद-ए-आज़म की, यू हैव टू मेंशन हियर कायद-ए-आज़म, द कोटेशन ऑफ कायद-ए-आज़म की, और पॉलिसी इज़ ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कायद-ए-आज़म ने बोला था। तो आपको ये पूरी बात यहाँ पे करनी है, इस तरह आर्गूमेंट बनाना है और बताना है कि ऐसे पाकिस्तान इज़ बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़। इसके अंदर आप आर्गूमेंट देंगे 2016 के अंदर जैसे सीरिया के अंदर बोला गया था, सीरिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था फ्रॉम सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान हैव टू send its military and forces in order to help Saudi Arabia and UAE, लेकिन पाकिस्तान abstained, पाकिस्तान denied, पाकिस्तान ने बोला we can't send our forces टू काउंटर और अनदर मुस्लिम कंट्री। तो हमेशा से हमारी जो पॉलिसी रही है ना वो फ्रेंडलीनेस की रही है, गुड रिलेशंस की रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको परसू करके चलें, हम बैलेंस करें सऊदीया के साथ और ईरान के साथ और हमारे तुर्की के साथ जो रिलेशंस हैं। तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर करनी है। तो ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तरीके से फ्यूचर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डायनामिक्स ऑफ योर पेपर यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो ये फ्यूचर परस्पेक्ट बता दिए, कुछ बता दिए कि क्या चल रही है फ्लॉड पॉलिसी। इसके अंदर आप इंडिया का जिक्र कर सकते हैं। मैं आई थिंक आई हैवंट मेंशन हियर, इंडिया वाला पॉइंट मैंने नहीं किया यहाँ पे, तो इंडिया वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।